अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मेडिकल स्टोर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जानने वाले हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं या पहले से नहीं जानते हैं तो आप अपने मेडिकल स्टोर को ज्यादा दिनों तक चला नहीं पाएंगे, बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों को आपको पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज, आप इसको बिना ड्रग लाइसेंस के स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है और ड्रग लाइसेंस नहीं है, दोनों में से एक भी चीज मिस है तो आपके पास इंस्पेक्शन आएगी और सीधे आपका दुकान बंद कर दिया जाएगा। ना केवल बंद किया जाएगा, यहाँ पर बहुत भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो शुरुआत में कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि पहले एक मेडिकल स्टोर हम स्टार्ट कर लेते हैं, ड्रग लाइसेंस तो बाद में ले लेंगे, एक फार्मासिस्ट हम बिठा लेते हैं, या फिर हमारे वहाँ लड़का फार्मासिस्ट कर ही रहा है, डी फार्मा या बी फार्म कर ही रहा है, कुछ सालों में उसका पूरा हो जाएगा तब हम लाइसेंस भी रख देंगे। नहीं, जब पूरी तरीके से आपके हाथ में एक लाइसेंस आ जाए उसके बाद ही आपको एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, वरना परमानेंटली आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, फिर आगे आप खोल भी नहीं पाएंगे इतनी जल्दी इसको। पॉइंट नंबर 2, अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता है और यही लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता है। खासकर शुरुआत जब लोग करते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे कैसे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एरिया में एक ऐसी दवाई है जो सबसे ज्यादा सेल होने वाली है, आपने उसके 50 पैकेट्स मंगवा लिए, 6 महीने बाद वो एक्सपायर होने वाला है, 6 महीने की लाइफ साइकिल है उसकी। अब 6 महीने के अंदर केवल और केवल वो 10 पैकेट्स बिके। अब 10 बिके हैं, 40 आपके पास जो बचे हुए हैं, अगर वो एथिकल है तब तो चलो रिस्क कम है, चांस है कि कंपनी वापस ले लेगी आपसे एक्सपायर होने पर अगर वो आपने जेनेरिक मंगवा लिए हैं, एथिकल नहीं है, जेनेरिक है, तो जेनेरिक में यहाँ पर फिर आपका वो प्रॉपर लॉस ही है, क्योंकि जेनेरिक वाले वापस लेंगे नहीं आपको। भले उन्होंने सस्ता दिया है पर यहाँ पर अब वो आपके लिए पूरी तरीके से मिट्टी है, ना आपको उससे एक भी रुपए की कमाई हुई, उल्टा आपके पास से लॉस जरूर हो गया। तो शुरुआत में इन्वेंट्री काफी कम रखनी है, उन्हीं चीजों की इन्वेंट्री रखनी है जिसकी सेल ज्यादा हो। पॉइंट नंबर 3, अब इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है। आपने नोटिस किया होगा, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल है तो उसके आसपास कई सारे मेडिकल स्टोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। खास तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं, तो कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर कंपटीशन बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे टाटा 1NG, नेटमेड्स, ऐसी वेबसाइटें आ जाती हैं जिन पे अगर कोई भी दवाई लेना चाहे तो वो रेट्स कंपेयर कर सकता है। बाहर अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं आपको 5 या 10% डिस्काउंट पे दवाई दे रहा हूं तो वो नेटमेड्स या फिर टाटा 1MG जैसी वेबसाइट पे जाके देखते हैं और कहते हैं वहां तो मुझे 30%, 35% या 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अब क्योंकि ऑनलाइन ब्रांड्स काफी बल्क में माल उठाते हैं या फिर उनकी कई सारी फैक्ट्रीज हैं, कुछ दवाइयां तो वो खुद भी बना लेते हैं, तो वो सस्ती दे सकते हैं, पर हम तो खरीद कर ला रहे हैं, हमें तो होलसेलर को देना है, उसके बाद अपना प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन इस तरीके से काफी हैवी हो जाता है। एंड पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर हमें उधारी भी देना पड़ता है। अब हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग आ जाते हैं और दवाइयों में हम क्यों ही और कैसे ही मना कर सकते हैं, किसी की जान का सवाल होता है तो यहाँ पर हम दवाइयाँ दे देते हैं और फिर इस तरीके से उधार देने के बाद हमारा पैसा काफ़ी ज़्यादा फंस जाता है, जो कि मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, डॉक्टर के लिखे पर्चे को पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार। अगर आपके पास अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो डॉक्टर के लिखे पर्चे को भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। लाखों लोगों की मौत हर साल केवल इसीलिए हो जाती है क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले पर्चे को गलत पढ़ लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक डॉक्टर ने दवाई लिखी ग्लाइनेस और सिमिलर एक दवाई होती है ग्लाइनी, तो हमने ग्लाइनेस की जगह ग्लाइनी पढ़ लिया और फिर हमने वो दे दिया। अब नाम तो प्रोनाउंसिएशन तो लगभग सेम ही सेम लग रहा है, पर यहाँ पर काम बिल्कुल अपोजिट है, दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा रिस्क वाला फैक्टर हो जाता है। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको वो चीज नहीं देना है जब तक आपको पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए। एंड अगली चीज यहाँ पर यह है कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और रेफ्रिजरेटर के साथ भी यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टर सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रेफ्रिजरेटर तो है,
आपके पास दवाइयाँ रखी हुई हैं भर भर कर फ्रिज में, पर अगर लाइट चली जाती है तो फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और अगर 6-7 घंटे 8 घंटे लाइट नहीं आई, किसी कारण से आपके वहाँ लाइन कट गई या फिर बिजली के पोल में कोई समस्या हो गई या फिर कोई हड़ताल हो गई पावर हाउस वालों की, तो वैसे में आपकी जो दवाइयाँ हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। और वो दवाइयों से अगर किसी की जान गई या किसी को जान का खतरा हुआ तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी आपको, क्योंकि दवाई आपके वहाँ से गई है, खराब दवाई आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए फ्रिज के साथ इन्वर्टर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इन सब समस्याओं को अगर आप झेल सकते हैं तो मेडिकल स्टोर बिजनेस बिल्कुल आपके लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।